नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछले चैप्टर में हमने पठार के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ से कुछ और भी जैसे भारत की पर्वत श्रेणियाँ उस एक वीडियोज़ में पॉसिबल नहीं था बताना, तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो बनाया है। तो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे जो भारत की पर्वत श्रेणियाँ। हमने उत्तर के पर्वत के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम इनके पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे जो मध्य में है और साउथ में है और कुछ ईस्ट में। अगर इनके बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी ये हमारी है अरावली पर्वत श्रेणी। ये हमारी बहुत ही पुरानी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। 570 मिलियन वर्ष पहले से ये पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ से? उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेके गुजरात के पालनपुर तक ये फैली हुई है। कहाँ से? उत्तर पूर्व से लेके गुजरात के पालनपुर तक ये फैली हुई है। ये गुजरात तक यहाँ तक फैली हुई है। यहाँ से एक नदी निकलती है, लूनी नदी जिसको कहते हैं। कहाँ से निकलती है? यहीं से निकलती है लूनी नदी। और ये क्या होता है, यहाँ से निकलती है और यहाँ आके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, उसका बहाव नहीं दिखता। और दो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, सुकरी नदी और जवाई नदी। सुकरी नदी और जवाई नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? लूनी नदी की। कभी कभी सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछ लेता है। और यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है जो कहाँ पे है? आबू पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। किस पर है ये? आबू पहाड़ी पर सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर पे एक मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो जैन लोगों का फेमस मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है कि ये मंदिर कहाँ पे है? गुरु शिखर पे। या इसका अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? गुरु शिखर है। कहाँ पे है? आबू पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे कुछ खनिज पाए जाते हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर। तांबा ये सब अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है। तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, चूना पत्थर और कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये पहाड़ी जो है इधर गंगा के जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं इनको काटती है, किसके? इधर वाले रेगिस्तान वाले क्षेत्र से अलग करती है। और जलवायु को भी ये इधर उत्तर के जो मैदान है इनसे अलग करती है। इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती, तो ये रेगिस्तानी एरिया है और ये मैदान है जहाँ पे अच्छी खासी कृषि की जाती है। अब हम जानते हैं विंध्य श्रेणी। ये हमारी विंध्य श्रेणी है जो गुजरात, MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। गुजरात, MP, UP, राजस्थान और बिहार तक ये फैली हुई है। और इधर छत्तीसगढ़ तक भी इसकी रीच है, इधर यहाँ की तरफ, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ तक इसकी रीच है। गुजरात में एक पहाड़ी है, जोबट पहाड़ी से लेकर ये बिहार में है एक कैमूर पहाड़ी, यहाँ तक ये फैली हुई। कौन सी? हमारी विंध्य श्रेणी। और पारसनाथ श्रेणी भी इसके अंदर आती है। तो जब पारसनाथ श्रेणी इसके अंदर आती है, जाहिर सी बात राजमहल की पहाड़ियाँ भी इसके ही अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। लाल मिट्टी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मिलती है। लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है जो कृषि के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन भवन निर्माण के लिए बहुत ही अच्छे उपयोगी है। और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो है ये विंध्य पहाड़ी जो है, विंध्य पहाड़ी नर्मदा नदी में जो बहती है वो सतपुड़ा के पर्वत को और विंध्य को, यहाँ से जो नर्मदा नदी बहती है, डायग्राम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मैप में, नर्मदा नदी जो ये इसके बीचों बीच में बहती है, किसके? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के और सतपुड़ा श्रेणी के। दोनों को क्या करती है? डिवाइड कर देती है, अलग कर देती है। और दूसरी चीज़, जो ये विंध्य श्रेणी है, ये जो विंध्य पहाड़ियाँ दिख रही, ये उधर उत्तर के गंगा के मैदान को, ये प्रायद्वीपीय पठार जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इधर इन दोनों के भी बीच से अलग करती है, काटती है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं सतपुड़ा का जो हमारा जंगल है, यहाँ पे क्या है? नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जो है ये जो बहती है सतपुड़ा, और जो ताप्ती नदी इधर जो बहती है, इन दोनों के बीच को अलग करता है कौन?
हमारा सतपुड़ा का पहाड़। और इसके बारे में कुछ चीज़ हम जानते हैं। ये पहाड़ जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, कुछ बॉर्डर को टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे और छोटा नागपुर यहाँ तक, ये राजगीर की पहाड़ियों के आसपास तक फैला हुआ है। पश्चिम में ये राजपीलना पहाड़ी, ठीक है ना, इधर राजपीलना पहाड़ी है एक, और महादेव की पहाड़ी और मैकाले की पहाड़ियों तक ये फैला है। धूपगढ़ जो है इसकी पर्वत श्रेणी है जो कि 1350 मीटर की है, ठीक है ना। मैकाले की एक पर्वत श्रेणी है, मैकाले जो पर्वत है इसकी एक पर्वत श्रेणी है। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर, और इसकी जो कुछ प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। सोन नदी मात्र एक ऐसी नदी है जो उल्टी विपरीत दिशा में बहती है, इधर उत्तर की तरफ बहती है। कौन सी? सोन नदी, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से और पेपर में कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, यहाँ मध्य भारत से या साउथ की तरफ से उल्टी तरफ बहती है, वो है सोन नदी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं ये महानदी, छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन क्या है? ये नदी यहाँ से निकलती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है बेसिकली, ठीक है ना। और ये छोटा नागपुर पठार जो है रांची के पठार को, दोनों को अलग करती है, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार को और रांची के पठार को अलग करती है। छत्तीसगढ़ में जो बेसिन है उसको महानदी बेसिन भी कहते हैं। और महानदी जो नदी है उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, मांड, इब, ये क्या है कुछ सहायक नदियाँ पेपर में पूछ लेता है। और यहाँ पे कोयले का भंडार ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड जो है कोयले से भरपूर था, तो यहाँ पे कोयला ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ हमारा पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ शिलोंग में और मेघालय के आसपास पाई जाती हैं। ये पटकई श्रेणी है जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास में है। और नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड में है। मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं मणिपुर में, और मिजो की पहाड़ियाँ हैं मिजोरम में, ठीक है। और फिर यहाँ से हम और देखते हैं ये साउथ की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है दादा बेटा जो सबसे ऊंची पहाड़ी है 2695 मीटर है। और ये दादा बेटा किसकी कौन सी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की जो पर्वत श्रेणी है वो ऊंची दादा बेटा है। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुडी है जो कि 2695 मीटर है। और लास्ट में जो है इलायची की पहाड़ी है, इलायची कार्डमम पहाड़ी भी इसको कहते हैं। और ये तीनों पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। तो ये थी साउथ की कुछ पहाड़ियाँ। अब हम जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हमने बहुत सारे चीज़ें इनके बारे में पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं, जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, और जो कुछ रह गया था मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा सेपरेट बनाया है। तो पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये लगभग 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 16 किलोमीटर में कहाँ से? यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ नीचे तक फैला हुआ है। और इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे महाबलेश्वर, कलसूबाई और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ जो हैं इसकी पहाड़ियाँ हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 1000 से लेकर 1300 मीटर तक है। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ की कुछ नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा। बेसिकली तो ये इधर बहती है, मैंने लिखा इधर है गोदावरी, कृष्णा और भीमा। और जब ये नदियाँ बहती हैं तो ज्वार नद मुख बनाती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कौन सी नदियाँ ईश्वरी बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है? ऑप्शन दे देगा गोदावरी, कृष्णा, भीमा, इसमें से कोई भी होगी तो हम उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो पश्चिमी घाट है उसको 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी जानने योग्य बात है, पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे। और पूर्वी घाट में जो है 1100 मीटर जो है इसका फैलाव है यहाँ से, ठीक है ना। फैलाव नहीं, 1100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इधर से इसकी ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है और इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की 1100 मीटर है। इसलिए इधर को ढलान होने की वजह से सारी नदियां जो है इधर को बहती है। कौन कौन सी नदियां बहती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है ना। ये नदियाँ इधर को बहती हैं। और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है इसके कुछ पर्वत श्रृंखला हैं, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। तो ये थी हमारी पर्वत श्रेणियाँ, और इसमें से बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए धन्यवाद।